65 के पार्षद रसिक बल्लभ नागार्ज से हमारे संवाददाता ऋतिक अग्रवाल ने की खास बातचीत। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज हम मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड 65 के पार्षद युवा पार्षद लोकप्रिय जनप्रिय पार्षद रसिक बल्लभ नागार्ज जी के पास में। जैसा कि हम लोग आपको बता दें कि हमारे वृंदावन में वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत सभी बाजारों को सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है सभी बाजारों में। साथ ही पार्षदों का भी दायित्व है कि उस जो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं उसको क्षेत्र की जनता तक समझाएं, जो जनता की परेशानी है उनका समाधान करें। हमने हमारे चैनल के माध्यम से कल आपको एक वार्ड 70 के लोई बाजार का नज़ारा दिखाया था, किस तरीके से व्यापारियों में भारी आक्रोश था उस कार्य को लेकर के। जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, व्यापारी उससे नाखुश थे। ऐसा कहीं वार्ड 65 में अगर हो तो उसकी हम जानकारी आज लेंगे वार्ड 65 के पार्षद रसिक बल्लभ नागार्ज जी से। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे वृंदावन में पार्षदों को जो मथुरा वृंदावन निगम के पार्षदी के चुनाव को लेकर के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आज पार्षद जी से हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि 3 वर्षों में क्या क्या कार्य उनके द्वारा कराए गए, क्या क्या निगम की योजनाएं थी और किस तरीके से ये अपने 2 वर्षों का कार्य और कराएंगे जिससे जनता खुश हो, आगे के लिए जनता इन्हीं को पसंद करे या किस तरीके से जनता इनसे नाखुश है। आइए जानते हैं रसिक बल्लभ नागार्ज जी से। सबसे पहले तो पार्षद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। पार्षद जी, जिस तरीके से वृंदावन में प्रो पुअर वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कार्य चल रहा है उसमें वार्ड 65 में भी कार्य चल रहा है। कहीं कहीं देखने को मिलता है, समस्या आ रही है कि जनता का कहना है हमें इंटरलॉकिंग सड़क नहीं चाहिए, आरसीसी चाहिए, सड़क का उठाव नहीं होना चाहिए। ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है और उनका किस तरीके से आप समाधान करते हैं? सबसे पहले स्वागत है रितेश जी आपका। और मैं बता दूं आपको कि जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वृंदावन में कार्य किया जा रहा है वर्तमान में, इसमें हमारी 22 गलियां मौजूद हैं। 22 गलियों में से 11 गलियां जो हमारी हैं वो वार्ड नंबर 70 में आती हैं, 2 गलियां जो हैं वार्ड 65 में आती हैं और उसकी कुछ गलियां जो हैं वार्ड नंबर 69 में आती हैं। सबसे बड़ी बात रितेश जी, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा की जाती है और क्षेत्र के नागरिक होने के नाते, क्षेत्र के पार्षद होने के नाते हमारा अपना एक दायित्व है कि किसी भी प्रकार से कहीं जनता से खिलवाड़ ना हो जाए, तो इसके दायित्व को निर्वाह करना एक हमारी जिम्मेदारी बनती है। लोग कहते हैं हर एक आदमी की अपनी आशा होती है, क्योंकि सरकार का पैसा जनता का पैसा है और जनता के पैसे को, सरकार के पैसे को किसी भी प्रकार से बर्बाद ना हो, यह जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। आज हम योजना लाते हैं, योजना हमारी इसलिए नहीं आती कि कल सड़क बने और आज टूट जाए। हमारी योजना सिर्फ इसलिए आती हैं कि एक बार हम ऐसा विकास कराना चाहते हैं कि एक लंबी अवधि तक हम उसको सहेज के और संभाल के और बहुत अच्छे रूप से रख सकें। कहने का अभिप्राय रितेश जी हमारा ये है कि आज वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कार्य हो रहा है, आपने कहा बहुत सारी समस्याएं जूझना, मैं जूझना शब्द इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी जनता मेरी अपनी है, इनका स्नेह है, इनका प्यार है और इनका स्नेह, इनके प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक आशा होती है सरकार के प्रति, हर एक कोई व्यक्ति सोचता है, क्योंकि जनता जो है सरकार को टैक्स देती है और सरकार के पास जो फंड आता है उसी से क्षेत्र का विकास होता है। आज आपने बात की इंटरलॉकिंग, आरसीसी इत्यादि चीज़ों के लिए, तो मैं आपको बता दूं इंटरलॉकिंग की मैं बात करूं तो देखिए हर एक चीज़ का एक अपना एक नियम होता है और सरकार उस नियम के अनुरूप ही कार्य किया करती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ गलियाँ होती हैं, कुछ मेन रोड भी होते हैं, कुछ बाजार भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंटरलॉकिंग से नुकसान क्या है और आरसीसी से विशेष फायदा है। जी देखिए, सबसे मेन बात है कि व्यापारी ये चाहता है कि मैं बार बार काम ना हो। व्यापारी की मेन समस्या क्या होती है, यदि लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में तो देखो व्यापार में एक बहुत बड़ी हानि हुई है और क्योंकि ये तो एक आपदा है, इस आपदा से पूरा विश्व जूझ रहा है और जो जूझ रहा है तो हमारे और आपके हेल्थ के लिए ही सारे ये लॉकडाउन किए गए हैं। और लॉकडाउन में क्या है कि 3 महीने से बाजार सबके बंद पड़े हुए हैं। इधर वर्ल्ड बैंक का कार्य भी चल रहा है, लेबरों की भी बीच में छुट्टी हो गई थी, इसलिए कार्य की गति उतने जो कार्य की गति में जो कार्य हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब लेबर आई है, कार्य चल रहा है। बाजार भी हफ्ते में हम बात करें तो 5 ही दिन खुल पाते हैं, शनिवार रविवार की छुट्टियाँ रहती हैं। अब इसमें क्या होता है कि व्यापारियों का कहना ये है कि भैया बार बार काम नहीं होते और कहीं घोटाला ना हो। क्यों?
क्योंकि उनको डाउट है यदि बार बार सड़कें बनेंगी, बार बार रोड टूटेंगे तो नुकसान व्यापारी का ही है। क्योंकि जब व्यापारियों का जो नुकसान इसलिए है कि रोड उखड़ जाएंगी, ग्राहक नहीं आएंगे, व्यापार नहीं चल पाएगा, लोगों की परेशानी बढ़ेगी, आमजन मानस भी परेशान होता है। और फिर वृंदावन एक तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल में दुनिया का, विश्व का आदमी आज हमारे यहाँ आ रहा है, और हम बार बार यदि उनको गड्ढे देंगे या रोड खुदी हुई देंगे तो एक हमारे यहाँ से संदेश भी गलत जाएगा। रीति जी, ये हमारी योगी जी की सरकार है, ये हमारी बीजेपी की सरकार है, ये हमारे माननीय विधायक जी का प्रयास है, हमारे माननीय सांसद जी का प्रयास है, और आज हमारे महापौर जी का प्रयास है। इन सभी लोगों का प्रयास है। इसी के कारण ये है कि आज बाजारों में जो काम हो रहा है, जो काम पिछले 30 वर्ष पूर्व होना चाहिए था, पिछले 10 वर्ष पूर्व होना चाहिए था, आज वो विकास कर हमारे वृंदावन में आया है। क्योंकि यदि आज हम रोडों को देखते हैं, क्या आवश्यकता थी रोडों के ऊपर रोडें बन गई? क्यों नहीं हुआ? जब रोडों के ऊपर रोड बन रही थी उस समय सभी लोग कहाँ थे? क्यों जागरूकता की कमी थी? और फिर भी आज जब रोड बनती है तो वर्ल्ड बैंक का एक नियम है कि वर्ल्ड बैंक वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले सीवर की लाइन की जांच करवाते हैं। सीवर की लाइन की भी जांच होती है, पानी की लाइन की जांच होती है, और हम क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे व्यापारियों की जो मांग है, जैसे कि सड़कों का ऊंचा ना होना, ये विषय अक्सर आता है। सड़कों की सड़क जब ऊंची हो जाएंगी तो व्यापारियों की, जैसे मानिए ईश्वर ना करे कि कभी कोई भविष्य में टेक्निकल समस्या आ जाती है या कहीं जल भराव हो जाता है, तो उससे क्या है कि दुकानों में, बाजारों में पानी भरने की चांस देते हैं, जिससे व्यापारी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए व्यापारी अपनी भी सुविधा देखता है और जनहित की भी सुविधा देखता है कि मेरा भी नुकसान ना हो और दूसरे का भी नुकसान ना हो और मेरे सरकार के साथ धोखा भी ना हो। इस सारी चीज़ों को देखते हुए व्यापारी क्या करता है, इस चीज़ की मांग करता है कि सड़क ऊंची ना हो, और ये हमारा दायित्व ही बनता है। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो सड़क है, यदि मान लीजिए जो खुदाई होके तरीके के साथ, सिस्टम के साथ यदि कार्य होगा, उससे पूर्व में पानी की लाइन की जांच होगी, सीवर की जांच होगी, इत्यादि चीज़ों की जांच होगी, तब जाके सड़क बनेगी। तो मुझे लगता है कि उस मजबूत सड़क का जब निर्माण होगा तो कम से कम 40 से 50% तक सड़क को छेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि हम इसमें मनमानी कर लेते हैं, बालू को पटक देना, ऊट पटांग पत्थरों को सेट कर देना, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करें, क्योंकि जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिम्मेदारी व्यापारियों की भी है, जनप्रतिनिधि की है, उनकी जनप्रतिनिधि से आशा होती है, वो हमसे अपनी आशा प्रकट करते हैं। हम मौके पर जाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, जिम्मेदारी अधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे भी हम लोग वार्ता करते हैं और वार्ता करके उसका हल निकालते हैं और हल निकाल के सबको प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, जिससे एक मजबूत काम हो सके। और जितना है मजबूत काम होगा उतना ही भविष्य में लंबा समय तक चलेगा। जैसे कि प्रताप बाजार की आज सड़कें बात करूं मैं अपने, या प्रताप बाजार की थी या फिर हमारे पुराने बाजार में तो इंटरलॉकिंग बाद में हो चुकी थी। अब मैं उस इंटरलॉकिंग को घरवा के, क्योंकि सरकार का प्रस्ताव था वर्ल्ड बैंक का कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, प्रमुख मार्ग होने के नाते मैंने उसको सरकार से बात की, डीसी साहब से बात की है और उनसे मैंने उसका क्या है आरसीसी का प्रस्ताव मैंने रखा। मुझे विश्वास है मेरा आरसीसी का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे अपने यहाँ इंटरलॉकिंग सड़क नहीं बनने दूंगा। उसका एक कारण है, इसलिए नहीं बनने दूंगा इंटरलॉकिंग, क्योंकि मेरा प्रमुख मार्ग है, इसमें ट्रक भी आते हैं, गल्ला मंडी भी लगी हुई है, बसें भी आती हैं, तो इस वजह से जो लंबे समय तक सड़क उस क्षमता को झेल सके, इसलिए मैं आरसीसी मांग करता हूं। पार्षद जी, अगर बात करें प्रमुख मार्ग की, तो वृंदावन का प्रवेश द्वार मिर्जापुर वाली धर्मशाला से शुरू होता है और मुख्य मार्ग अगर आज बिहारी जी मंदिर का खुल जाता है, जब कभी भी ईश्वर की कृपा से, तो प्रमुख मार्ग वही रहता है, मिर्जापुर वाली धर्मशाला से लेके और सीएफसी चौराहे से भट्टर भवन के लिए रास्ता कटता है बिहारी जी जाने के लिए। आपने उस जगह पे इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई, ठीक है, आप कह रहे हैं मुख्य मार्ग की, तो उस जगह भी आरसीसी बननी चाहिए थी। उस जगह इंटरलॉकिंग बनी, बहुत मजबूती से बनी, वहां मैंने कई बार सर्वे भी किया था, लेकिन उस सर्वे के बावजूद भी मैं उस जगह पे हार गया कि उस सड़क को बने हुए अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, उस सड़क में एक गड्ढा देखने को मिलता है, जो कि पहली बारिश पड़ी थी उस सड़क बनने के तुरंत बाद ही जो पहली बारिश पड़ी थी उसी में ही गड्ढा हो गया। तो जनता आगे बारिशों के लिए क्या अपेक्षा रख सकती है सड़क से? देखिए नितिन जी, आपने कहा प्रमुख मार्ग, भारी वाहनों का प्रवेश उस रोड से नहीं होता है नियम अनुसार। पहली बात, भारी वाहनों के लिए सरकार के द्वारा जो पार्किंग वगैरह यदि चिन्हित किए जाएं, क्योंकि उस रोड पर सरकारी पार्किंग एक वासुदेव पार्किंग थी, लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट पार्किंग चलती है रंगजी मंदिर वालों की, तो रंगजी मंदिर वालों के लिए बड़ा बगीचा पड़ता है, वहाँ के लिए वाहन चले जाते हैं। इधर की यदि हम बात करें इस रोड की, तो इस रोड पे कह सकते हैं या व्यवहारिकता कह दें या क्या कहें उसके लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूलों के वाहन आते हैं, इत्यादि चीज़ें
बच्चों के स्कूल के बहाने, या किसी का मानिए कि बाजार का कोई सामग्री है, तो क्योंकि मेन रोड का यदि वजन वाली बात करेंगे तो वो प्रमुखतः जो है चुंगी चौराहे होते हुआ ही रास्ता आता है, जो कि अनाज मंडी से सीधा सीधा जो है पुराना बाजार या सराफा बाजार को कवर कर लेता है। लेकिन पार्षद जी, मैं आपसे मैं इसका दखलंदाजी दूंगा। आपने कहा कि प्रमुख बाजार मार्ग जो रहता है वो पीछे का जो रास्ता है जो रंगजी के लिए निकलता है वो रहता है, लेकिन संभवतः ये है कभी किसी कारण से सौंदर्यीकरण दिया जाए या मार्ग को किसी क्षतिग्रस्त हो जाए, कोई विभाग का किसी भी प्रकार का और उसमें कार्य चलता है, तो उस मार्ग को अगर खोदना पड़ता है तो उस कंडीशन में तो फिर सारी रास्ता प्रमुख मार्ग यही माना जाता है। तो क्या सरकार को ऐसा नहीं चाहिए कि पहले ही जो मार्गों को बनाया जाए उनको आगे के भविष्य के बारे में सोचते हुए मजबूती पहले ही दी जाए, या किसी अनहोनी का पहले इंतजार करते हैं उसके बाद तब आंखें खुलती हैं? अनहोनी का इंतजार इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कभी लापरवाही नहीं करते हैं। यदि लापरवाही करनी होती तो आपको याद होगा, उस बाजार की बात करें, सीएफसी पे पहले खुली हुई पुलिया पड़ी हुई थी। आज हमारी ही सरकार है जो कि नाले टिप की जा रही है। इतने वर्षों से क्या पुरानी सरकारों को दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां पे नाले खुले हुए पड़े थे? आए दिन उसमें गाय गिरती थी, या कोई व्यक्ति का रात्रिकालीन समय पे नशे में हुआ करता था तो वो भी उसमें नाले में कई बार स्लिप हो जाया करता था। लेकिन आज टेप का अधिकार किया जा रहा है तो वो हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले किसी भी सरकार के द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया। दूसरी बात कहती है कि वो प्रमुख मार्ग इंटरलॉकिंग हो गई। मैं आपको अवगत करा दूं पत्रकार महोदय कि आपने देखा होगा, जब मुझे पता पड़ा उस समय पे मैं कुछ अति आवश्यक कार्यों से बाहर था, और जब मुझे पता पड़ा कि वहां पे कार्य चालू हो चुका है तो मैंने तुरंत शासन से लिखा पड़ी की और बात की विकास प्राधिकरण में। और बात करने के बाद आपने देखा होगा कि रोड पूर्ण तरह से तैयार अभी नहीं हुआ है, अभी वहां पे विकास कार्य अभी चालू है। तो वहां पे जो गली नंबर, यदि मैं 9 की बात करूंगा, जो गली नंबर 9 कहलाता है, जो कि रेतिया बाजार, प्रताप बाजार, निधिवन की ओर सीधी रास्ता जाती है मिर्जापुर वाली धर्मशाला से, तो आपने देखा होगा सीएफसी चौराहे पे इस कार्य को भी रोक दिया गया है, इसके आगे का कार्य, क्योंकि उसके लिए मेरे द्वारा जो है आरसीसी का प्रस्ताव पास शासन के द्वारा करा दिया गया है अपने प्रयासों से, क्योंकि निगरानी रखना हमारा काम है। वहां पे नाले की टेपिंग का भी कार्य चालू हो चुका है। लेकिन उसमें अभी अच्छा बात कर रहे हैं, एक सीएफसी चौराहे से अंबेडकर पार्क के लिए जाने वाला एक मार्ग है, बहुत छोटा सा मार्ग है, उस मार्ग की सबसे पहले क्षतिग्रस्त किया गया था उस मार्ग को, लेकिन आज तक वो मार्ग बना नहीं है। जनता को उस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही अतः दुख हो रहा है कहते हुए कि वो आप ही के क्षेत्र का एक मार्ग है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, लेकिन जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मैंने उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए, इंटरलॉकिंग को कैंसिल कराते हुए मैंने वहां का आरसीसी का प्रस्ताव पास कराया है। जैसे आरसीसी का जो प्रस्ताव पास कराया है, कुछ कानूनी कार्रवाई जो बनती है, दस्तावेजों की बनती है, वो प्रक्रिया चालू होने के बाद अति शीघ्र वहां का कार्य भी चालू करा दिया जाएगा। पार्षद जी, आपको पदभार संभाले हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, 3 साल होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में आपने क्या अपने क्षेत्र में किया, किस तरीके से विकास कार्य कराए, क्या क्या निगम की योजनाएं थी, किस तरीके से जनता खुश हुई, और कुछ जनताओं की शिकायतें भी थी, वो क्या क्या शिकायतें थी, आप खुद ही अपने आप ही बताएं। देखिए, ये वार्ड एक परिवार है और परिवार में हर एक व्यक्ति की अपनी एक आशा होती है कि भाई मेरी भी, हर एक व्यक्ति आशा करता है कि मेरी जो कंप्लेन है, मेरी जो शिकायत है, जो दूर होना चाहिए। जिस समय मैं क्षेत्र में आया था, मुझे वो अखबार की कटिंग आज भी सुरक्षित है मेरे पास में। तो उस अखबार में खबर लगी थी कि वार्ड नंबर 65 वृंदावन का सबसे गंदा वार्ड है। वो खबर मेरे पास आज भी सुरक्षित है। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा था तो मैंने मन में संकल्प लिया था कि मैं अपने इस खबर को दूसरे रूप से मैं तब्दील करना चाहूँगा। आपको संज्ञान में दे दूं कि वार्ड 65 तब वही अनाज मंडी चौराहे भी मुझे याद है कि सायकाल जब हुआ करता था तो सड़कों के ऊपर पानी बहना चालू हो जाया करता था ढलान के समय पे। आए दिन मत्था दरवाजे पे यदि बात करें तो वहाँ पे आए दिन बिना बारिश के, एक तो होती है बारिश, ठीक है, और एक होता है बिना बारिश। बिना बारिश के पंपिंग स्टेशन, सीवरेज प्लांट का यदि वहाँ पे मशीन बंद हो जाती थी तो बिना बारिश के ही पानी का जल भराव होना चालू हो जाया करता था। और इसके अलावा सीवरों की भी कंडीशन की जाए तो सीवरें चारों तरफ चौक पड़ी हुई थी। जो भी कमी रही हो पिछले कार्यकालों में प्रयास तो पूर्ण किया गया था, लेकिन हो सकता है कि कई बार कमियां रह जाती हैं। हमको प्रथम निगम के और प्रथम पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नगर निगम नगर पालिका की प्रणाली में और लॉ में बहुत अंतर होता है। नगर निगम एक महानगर के अंतर्गत आ जाता है और महानगर के अंतर्गत बहुत सारी फंड भी बढ़ जाते हैं, सुविधाएं भी बढ़ती हैं और अधिकारी दायित्व भी बढ़ जाती हैं और क्षेत्रफल भी बढ़ता है पार्षदों के लिए। जब ये सारी चीज़ों का बढ़ना जब होता है तो इसमें बहुत सी पावर हम लोगों के हाथ में भी आती हैं। इन सारी चीज़ों की आशा हमने जब देखा कि ये सारी समस्या मेरे सामने हैं, इसलिए हमने शासन अपने महापौर जी, आदरणीय महापौर जी और हमारे जो नगर आयुक्त महोदय से वार्ताएं की और क्षेत्र के प्रस्तावों को हमने उनके महापौर जी के सामने रखा। तो
तो मैं आपके संज्ञान में देना चाहूँगा रितेश भाई कि आपने देखा होगा कि मुखर्जी पार्क हमारा जो है पानी की टंकी मुखर्जी पार्क पे, वहाँ पे सीवरेज स्टेशन प्लांट में काम कराया गया। जो कम हाउस पावर की जो मशीनें थी उनकी पावर हाउस में बढ़ाई गई, क्योंकि उस समय आज से 30-40 साल पहले जिस वार्ड की सीवर की आबादी हुआ करती थी मुश्किल से मुश्किल 500, ठीक है, उस समय का वो प्लांट लगा हुआ था। लेकिन आज आबादी 5000 हो गई। अब हम लोग बहुत सी जगह शिकायत मिलने को आती है कि लाइन चौक पड़ी है, लाइन चौक पड़ी है। अरे भैया एक बार बताओ, जब आबादी बढ़ गई लेकिन उसकी पंपिंग स्टेशन की मशीन की क्षमता ही नहीं बढ़ी तो फिर वो लाइन कहाँ से क्लीन होगी? क्योंकि बहुत से लोगों को देखने को मिलता है, ये कहते हैं अरे साहब बड़ी लाइन डलवाओ, बड़ी लाइन डलवाओ। अरे भैया मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बड़ी लाइन से भी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारी पंपिंग स्टेशन की पावर खींचने की क्षमता नहीं होगी, जब तक अंतर सिर्फ इस बात का बड़ी और छोटी लाइन में आ जाता है। छोटी लाइन यदि 4 दिन में भर जाएगी भैया तो बड़ी लाइन जो है वो 8 दिन में हो जाएगी, और उससे बड़ी होगी तो भैया हो सकता है 16 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए। लेकिन जो समस्या अंतर इस बात का है कि परसों आएगी वो कल आ जाएगी, कल वाली समस्या आज आ जाएगी। लेकिन सबसे मेन पावर होती है पीक पंपिंग स्टेशन। नगर निगमों के द्वारा सभी पंपिंग स्टेशनों पर कार्य किया गया, जिससे आम जनमानस के लिए जो आए दिन नित्य मैं देखा करता था सुबह के समय में वो रास्ता बदल जाता है, इतनी शर्म आती थी। मैं जब क्षेत्र में नया नया आया तो शुरू के में 1 साल तक आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ मथुरा दरवाजे के नॉर्मल जल प्रभाव के कारण मैंने अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। मैं उस रास्ते से नहीं जाता था कि मुझे शर्म आती थी, भाई मैं अपने क्षेत्र से कैसे निकलूं, किस मुंह से निकलूं। लेकिन हाँ, मैं धन्यवाद कहूंगा अपने नगर निगम का, अपने शासन का, प्रशासन का, कि उन्होंने मेरी सुनवाई की और उस स्टेशन की पंपिंग स्टेशन की पावर क्षमता बढ़ाई, जो कि बिना बारिश के आए दिन जो पानी हमेशा भरा करता था उस पानी का भरना भी बंद हुआ। धन्यवाद दूंगा कि मैं अपने नगर निगम के लिए, जिस समय अनाज मंडी का जो रोड था एकदम इतने गड्ढे उस रोड में थे, इतने गड्ढे, प्रमुख मार्ग होने के बावजूद भी उसका उन्होंने मेरा प्रस्ताव पास कराया और वहाँ पे मैं RCC रोड बनवाने में सक्षम हो पाया। और जो सायंकाल के समय अक्सर मैं देखा करता था चौराहे पे पानी बहते थे। आप मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ तो लोगों से जानकारी लो, मैं खुद दे रहा हूँ। वहाँ पे जो भी व्यापारी लोग हैं उनसे पूछना कि भैया क्यों यहाँ शाम के समय नाली भर जाती थी तो पानी कैसे बहा करता था। और आपने इतना भी देखा होगा कि हर 10 से 15 दिन में मैं नालियों के लिए भी विशेष सफाई अभियान कराता रहता हूँ। ये नालियों को सिल्टर निकलती चली जाएगी। लेकिन अब क्या होता है, जब ब्लड बैंक हमारे आ जाती है तो दो एरिया जो है मेरे क्षेत्र के, गली नंबर 9, गली नंबर 10, कुछ एरिया मेरे क्षेत्र के जो ब्लड बैंक में शामिल हो जाते हैं, जिसकी विकास की जिम्मेदारी ब्लड बैंक की होती है, वो नगर निगम की नहीं होती है। वहाँ विकास की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की ही रहेगी, जिसमें दोनों साइड में लाइट का है, नाली टेप होना, बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क बनना, तो ये सब सुंदरता का कार्य जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। और वर्ल्ड बैंक और नगर निगम और विकास प्राधिकरण इस समय तीनों लोग मिलके, और हमारे सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय जी और माननीय हमारे योगी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहूँगा, जो कि हमारे ब्रिज मंडल को इतने ध्यानपूर्वक, इतनी अच्छी तरह से विशेष फंड के द्वारा कहीं भी कोई कमी नहीं की जा रही है और ब्रिज को देखा जा रहा है। देखिए, मैं अपनी छोटी सी एक और बात बताता हूँ रितेश, मेरी 15 अगस्त पहले मुझे याद आती है अपनी 15 अगस्त में बजाजे के स्कूल में गया। उसमें 6 विद्यालय चला करते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा बजाजे के स्कूल में कि वहाँ की स्थिति ये थी कि लोगों के बच्चों को बैठने के लिए फट्टियाँ तक नहीं थी। हम बहुत टेंशन में, अरे ये कैसा। 15 अगस्त पे गए, बच्चों की जब परिस्थिति देखी तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। इसके छोटा सा एक प्रयास किया गया विधायक निधि से और सांसद जी से मांग की गई। सांसद जी और विधायक जी ने दोनों ने प्रयास किया और आज उस स्कूल में जो है आज सभी बच्चों के लिए फर्नीचर लगा हुआ है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभी हफ्ते भर पहले ही मैंने इसी लॉकडाउन के बीच में कुछ प्रयास किए गए और बच्चों के लिए स्मार्ट प्रोजेक्ट भी मैंने वहाँ पे पास कराया। जो वार्ड नंबर 65 के ऋषि वाल्मीकि पाठशाला, जिसमें 6 विद्यालय चला करते हैं, वहाँ पे पास हुआ, जिसमें 3 इन्वर्टर, 3 स्मार्ट प्रोजेक्ट बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, ये सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाए गए हैं। आप बात कर रहे हैं ऋषि वाल्मीकि प्राइमरी विद्यालय की, तो मैं आपको पार्षद जी थोड़ा जानकारी दे दूं। ऋषि वाल्मीकि प्राइमरी विद्यालय के बराबर में एक ट्रांसफार्मर रूम बना हुआ है, क्या आपका देखा हुआ है वो? जी जी। उस ट्रांसफार्मर रूम की हालत बहुत ही क्षतिग्रस्त है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिसमें वहां के व्यापारियों से मैंने खुद बात की है। मैंने अपने समाचार 24 चैनल के माध्यम से कई मतलब इस विभाग के जो भी व्यक्ति हों, दक्षिणांचल विद्युत निगम है, निगम कर्मी है, सबों को मैंने इससे अवगत कराया, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया है। क्या प्रशासन कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? देखिए रितेश जी, मेरे संज्ञान में आया था वो विषय और मैंने ITO साहब को पत्र जारी कर दिया, पत्र जारी किया। माननीय मंत्री जी से कल मेरी ऑनलाइन वार्ता हो रही थी। ऑनलाइन मंत्री जी ने, माननीय श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री जी ने बैठक की थी, तो इस विषय को उनके समक्ष भी रखा गया था
उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि रसिक जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस चीज़ के लिए उन्होंने अधिकारियों को डांट भी लगाई थी। ऑनलाइन उसी समय सभी अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी उसमें जुड़े हुए थे, बहुत से पार्षद और हमारे बीजेपी के कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी हमारे विनीत भैया भी उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। सभी के बीच की घटना थी। मैंने 2 प्रस्ताव उनके सामने रखे थे, जिसमें छिपी गली में अभी तक अंडरग्राउंड जो लाइट नहीं हुई है, एक उसका प्रस्ताव था और एक पुराने बजाजी का ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें मंत्री जी ने सख्त आदेश दिए अति शीघ्र आपको वो व्यवस्था आपको ठीक मिलेगी। पार्षद जी, ये तो आपके रहे विकास कार्यों की बात। अगर हम एक तरफ बात करें, ये कोरोना महामारी कोविड-19 के चलते सभी पे कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभाव पड़ा है और आज जनता इससे परेशान भी है। और साथ ही मेरे हिसाब से सरकार प्रशासन का इस समय ये दायित्व बनता है कि व्यापारियों को, जनता को किसी तरह से राहत दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, अब आप बात करें माननीय ऊर्जा मंत्री जी की, क्या इस महामारी के संकट में ऊर्जा मंत्री को कुछ व्यापारियों के लिए, जो दुकानें 3 महीने से बंद रही, लॉकडाउन में 3 महीने लॉकडाउन संपूर्ण रहा, जिसमें व्यापारी दुकान बंद करके अपने घर में थे, क्या मंत्री जी को इस जगह पे कुछ राहत नहीं देनी चाहिए थी? देखिए, शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई गरीबों के लिए और क्षेत्र में कार्य भी हुए। बहुत अच्छे जमीनी स्तर से लोगों की आशाएं अधिक रहती हैं, उसके लिए सरकार कार्य भी कर रही है। हमारी सरकार का कहना है कि हर आवश्यकता वाले व्यक्ति तक वस्तु और चीज़ पहुंचनी चाहिए। आपने बात की ऊर्जा की, आपका कहना सीधा सीधा ये था कि मंत्री जी को इसमें बिल वगैरह के इत्यादि को लेके उसमें कुछ उनको वो शांति देनी चाहिए थी। देखिए रितेश जी, जिस संसार की प्रणाली है और इस प्रणाली में एक दूसरे से जीवन की डोर जो है जुड़ी हुई रहती है। आपके द्वारा, जनता के द्वारा जो पैसा आता है शासन के पास, वो जनता के ही विकास में जाता है, सरकार अपने पास नहीं रखती है। या ये नहीं है कि देश का कोई भी नेता हो उसको अपने जेब में भर के ले जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज़ का स्पष्टीकरण होता है। तो जो आपके द्वारा जो पैसा आता है, क्योंकि विद्युत भी खरीदी जाती है, विद्युत भी खरीदी जाती है, यदि किसी भी चीज़ का जब आविष्कार होता है तो उसमें भी पैसा लगता है। और जब उसमें पैसा लगता है, आपको इस समय पता है कि व्यापार की स्थिति बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। जब स्थिति व्यापार की डैमेज है तो अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो आज बहुत से संसाधन ऐसे हैं कि जैसे कि मानिए लोगों की मांग थी कि स्कूल की फीस माफ़ होनी चाहिए। मैं लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न ये है कि ठीक है, आपने कहा स्कूल की फीस माफ़ होनी चाहिए, लेकिन इस स्कूल में यदि 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए 20 शिक्षक भी होते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही, 20 शिक्षक भी होते हैं 100 बच्चों के ऊपर में। बिल्कुल सही बात है। मैं कोई पर्टिकुलर स्कूल को टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि सारे स्कूल हैं, सब गुरुजन है, सब शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर बात करें स्कूल की फीस माफी की, आप माफ नहीं कर सकते हैं तो कृपया कर जो आपके स्कूल में जिस तरीके से एक्टिविटी चार्जेस, बहुत ऐसे चार्जेस होते हैं, मैं उन सारे को सबको नहीं बोलना चाहूंगा। हमारे मथुरा जिले का एक स्कूल है काना माखन पब्लिक स्कूल, उस स्कूल के डायरेक्टर अनिल अग्रवाल जी, उनके सुपुत्र हैं मनीष अग्रवाल जी, उनसे मेरी पर्सनल वार्ता हुई थी। उन्होंने वार्ता में ये कहा था कि एक काना माखन स्कूल ऐसा स्कूल है जो प्रतिवर्ष बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन रखता है, जिसमें 50 से 60 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। तो माननीय पार्षद जी, आज वो एनुअल फंक्शन तो नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि हम स्कूल को फ्री टूर लेके जाते हैं, घुमाते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं। आज वो चीज नहीं हो रही है। बिजली का बिल जो आपका एसी स्कूल है हमारा काना माखन स्कूल, बड़े गर्व की बात है, हमारे मथुरा जिले का एक स्कूल काना माखन ऐसा है जिसमें बच्चों को एसी में बैठा के पढ़ाया जाता है, लेकिन इस वर्ष वो एसी का बिल तो नहीं आया। क्या उस पैसे की छूट नहीं दी जा सकती अभिभावकों को? देखिए, हर स्कूल वालों का, यदि हम सरकार की अपनी बात करें तो सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल है उन्होंने हर एक प्रकार की सुविधा हम लोगों ने शासन ने हमारे दिलाने का पूरा प्रयास किया गया है। सरकार ने इसके लिए साफ आदेश दिए गए थे, क्योंकि आपने हर स्कूल का अपना एक, प्राइवेट स्कूल का अपना एक नियम और कानून भी होता है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के लिए तो शासन ने उसके लिए साफ निर्देश दिए गए थे कि जो भी, यदि किसी भी अभिभावक के ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और लेकिन काना माखन स्कूल द्वारा अभी हाल ही में देखा गया, परसों अभिभावक आए थे मेरे पास,
मेरे कार्यालय पे मिलने के लिए। उनका ये कहना था कि किस तरीके से काना माखन स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं कि आप क्वार्टर क्वार्टर करके फीस जमा करें, अप्रैल मई जून की फीस जमा करें। काना माखन स्कूल प्रति वर्ष वार्षिक शुल्क के नाम पे एक मोटी धनराशि लेता है, जो कि मेरे हिसाब से शायद नहीं लेनी चाहिए। वार्षिक शुल्क बच्चे का प्रति वर्ष लेने का क्या मतलब है? जब बच्चे ने 5th क्लास आपके स्कूल से कर दिया, 6th भी आपके में कर रहा है, तो वार्षिक शुल्क का तो कोई संबंध। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए वहाँ के प्रबंधक इसके लिए बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी मैं बात करता हूँ, यदि शासन प्रशासन से आप बात की जाए, आपने कहा कि मेरे कार्यालय पे आए, मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपके पास वो अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं, वो उसी प्रकार से शिक्षा अधिकारी, माननीय जिला अधिकारी, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, किसी से भी वो मिलकर इस बात के लिए अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन अभिभावकों के ऊपर तुरंत उनकी बातों को ध्यान दिया जाएगा, और जो भी प्राइवेट स्कूल वाले जो व्यक्ति हैं, इस प्रकार से यदि किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो उनका बिल्कुल कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में, हमारे चैनल के माध्यम से भी लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं किस तरीके अभिभावक परेशान है, किस तरीके से उनकी पीड़ा है व्यक्त भी की गई है। और ये जिला प्रशासन की अगर आप बात करें, हमारे जिलाधिकारी माननीय जी के पास में भी ये सूचना पहुंच चुकी है। कई बार पत्रों के माध्यम से, मेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन डीएम साहब का इसके अंदर में कोई भी उचित निर्णय नहीं रहा है। मैं ऋतिक जी आपकी बात से सहमत हूँ। यदि इस प्रकार की कोई भी बात वहाँ पे गई है, पत्रों के द्वारा से गई है, तो उसकी रिसीविंग भी उनके पास होगी। यदि उनके पास रिसीविंग है तो उस रिसीविंग कॉपी को मुझे देने का प्रयास करें। मैं शासन प्रशासन से इस स्तर पर बात करूँगा। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं, लॉकडाउन जिस तरीके से चल रहा था, ये तो रही विकास कार्यों की बात। लॉकडाउन चल रहा था, हर तरीके से व्यापारी परेशान रहा, लेकिन आज लॉकडाउन सूक्ष्म रूप से सही, कुछ नियमों के साथ, कड़ी नियमों के साथ लॉकडाउन खोला गया है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसमें निगम को, व्यापारियों को सहयोग करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, निगम और प्रशासन हमेशा व्यापारियों के साथ है, लेकिन इस समय तो ये देखा जा रहा है कि निगम द्वारा कभी अतिक्रमण अभियान, कभी पॉलिथीन मुक्त अभियान, फलान जो भी आपके अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या इस समय निगम को नहीं चाहिए कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार से राहत दी जाए? एक तरफ लॉकडाउन से व्यापारी की मार है, व्यापारी 4-5 महीने अपने घर में रहा, 3 महीने, 4 महीने जो भी हो, उसके बाद में फिर ये प्रो पुअर प्लांट का कार्य शुरू हुआ। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत सड़कों को निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें भी व्यापारियों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है प्रतिष्ठान अपने खोलने में। ग्राहकी नहीं होती है, एक शुद्ध भाषा में अगर कही जाए, ग्राहक नहीं आ पाता है, उसमें भी व्यापारियों पर उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या ये सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि निगम के द्वारा, निगम की अपनी एक प्रणाली होती है और निगम कई प्रणालियों पर काम करता है। आपने कहा पॉलिथीन अभियान या अतिक्रमण अभियान, इसमें रितेश जी मैं आपको अवगत करा दूं, उसमें हाई कोर्ट का भी साफ आदेश है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई कर नहीं सकता, ये आपको संज्ञान में है। कोर्ट का आदेश हर एक व्यक्ति के सिर माथे होता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से सरकार के जो आदेश हैं, कोर्ट के जो आदेश है, कोर्ट सरकार को आदेश करता है, सरकार अपने विभागों को आदेश जारी करता है। तो उन्हीं सारी विभाग जब कोर्ट से आदेश आते हैं, तो उसी आदेश की हर एक निगम, हर एक डिपार्टमेंट उसी आदेश को अपने क्षेत्र में वो करता है। जब किन्हीं चीज़ों के लिए शासन प्रशासन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा रखी है, और उसके बावजूद भी आपने खुद देखा होगा कुछ व्यापारी लोग इन सारी चीज़ों के लिए नहीं मानते हैं, वो खुले रूप से सारे कानून की धज्जियां जो लोग खुले रूप से उड़ाते हैं, तो ऐसे पे निगम को कार्रवाई करना उसकी मजबूरी देती है। चलिए पार्षद जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, जो भी है। अगर हम बात करें, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन जारी किया गया, शनिवार और इतवार का। मैं सही कह रहा हूं? वो 2 दिन का लॉकडाउन करने से क्या कोरोना महामारी का संक्रमण रोका जा सकता है? ये कितना सही है? देखिए जी, बहुत बड़ी महामारी है और इस महामारी से शासन अपने हिसाब से, अपने संकल्प के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक जिम्मेदाराना अधिकारी, ऑफिसर, नेतागण सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। ये लोग चिंतन करते हैं, ये अधिकारी लोग विषय इनका चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद ही जब सरकार को आवश्यकता थी तो उन्होंने पूर्ण लॉकडाउन जारी किया। जब सरकार को लगा कि नहीं, अब कुछ चीज़ों में राहत देनी चाहिए, तो सरकार ने राहतें भी दी। अब आपने कहा कि शनिवार और रविवार की यदि मैं बात करूं, तो शनिवार रविवार को क्या है कि कई दृष्टिकोण को देखते हुए लॉकडाउन का किया गया है। व्यक्ति का 1-2 दिन का एक रिकवरी रेट देखा जाता है कि 2 दिन में, जैसे कि मान लीजिए ये 5 दिन का कार्य हमारा चल रहा है, 5 दिन के कार्यकाल में 5 दिन के क्षेत्र में ये देखा जाता है कार्य प्रणाली में कि 5 दिन सड़क पर जब पब्लिक रहती है तो इसकी रिपोर्ट का आंकड़ा क्या रहता है।
ये सारी चीज़ें एक टेस्ट प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है, एक आंकड़ा लेने के लिए आ जाती है, क्योंकि रिकवरी हमारे यहाँ अच्छी जा रही है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप जैसा कि इन सारी चीज़ों को जानकारी आप ले रहे होंगे। और रही दूसरी बात बहुत सी व्यवस्थाओं को बनाने की, बहुत सी व्यवस्थाओं के लिए, जैसे कि बात करूं कि लोगों के लिए एक जागरूक करने के भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अभी अब जैसे कल ही हाईकोर्ट ने कहा कि एकदम कड़ाई से ही लॉकडाउन रहना चाहिए, तो कड़ाई से लॉकडाउन हो रहा है, उसमें भी कोई संशय नहीं है। अब बहुत से लोगों की क्या जी नहीं पार्षद जी, मैं आपकी इस बात को गलत ठहराऊंगा। आप भी क्षेत्र में निकलते हैं और मैं भी अपने फील्ड में निकलता हूं, मुझे कहीं इस तरीके से मतलब लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कहीं नहीं दिख रहा है। बेवजह कहीं ना कहीं व्यक्ति बाहर निकल रहा है। आप ना तो पुलिस प्रशासन इस समझ सकते हैं, ना निगम द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने वार्ड की बात करूं, मैं आपको रितेश जी अभी इसी वक्त मैं हर शनिवार और रविवार को मेरी फेसबुक सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, मैंने रेगुलर सैनिटाइजिंग कराई गई है। आज की यदि मैं बात करता हूँ, आज की प्रॉपर मेरे बहुत से क्षेत्रों में कार्य चल रहा है, और बहुत सी जगह पे जैसे कि केस वगैरह निकले तो उनके घर पे भी, जैसे राय गली में भी सील पड़ी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी सुबह ही आज कर्मचारी मेरा गया, वहाँ पे क्षेत्रीय लोगों से जाके पूछिएगा, वहाँ पे सैनिटाइजर हुआ है। पार्षद जी, शनिवार इतवार का जो रविवार का जो लॉकडाउन रखा गया था, वो पूरे वृंदावन मतलब उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा, फॉगिंग का कार्य कराया जाएगा, संक्रमण ना फैले वो सारे नियमों को अपनाया जाएगा, इसीलिए 2 दिन का लॉकडाउन रखा गया था। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अपना इस प्रकार का ऐसा नहीं है कि कार्य हो रहा है। और देखिए, हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में लगा है, क्योंकि काफी लंबे समय से सारी प्रक्रिया चली आ रही है। क्योंकि आपने भी रितेश जी देखा होगा कि वृंदावन में सैनिटाइजिंग की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छे रूप से हर जगह जगह पे कराई गई। हर एरिया में 3 से 4-5 दिन के अंतराल में हर एक गली में सैनिटाइजिंग के लिए हमारा निगम का कर्मचारी वहां पे जरूर अवश्य ही पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और जहां भी जैसे भी शासन को निगम को देखता है कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है, तो निगम वहां की पूर्ति करने का पूर्ण प्रयास कर रहा है और कर रहा है। और रही बात फॉगिंग का कार्य जो होता है, जिस तरीके से निगम के और भी दायित्व है जो शनिवार रविवार पूरे करने चाहिए, पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा कि निगम इस तरीके का कार्य कर रहा है। नहीं, निगम बिल्कुल इस प्रकार के तरीकों को कार्य कर रहा है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। मथुरा वृंदावन अपना एक नगर निगम है, ठीक है। और देखिए, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें की मशीनें हमारी काफी बार मथुरा में भी रहती हैं, वृंदावन में भी आती हैं, देहात क्षेत्र भी यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत क्षेत्रफल काफी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है। तो बस सिर्फ इस बात का मैं सहयोग कह सकता हूँ कि दृष्टि आपकी ना पड़ी हो या फिर हमारी ना पड़ी हो, लेकिन कार्य निगम का प्रणाली पूर्ण रूप से चालू है। कहीं कहीं पार्षद जी देखा जा रहा है आप ही के क्षेत्र में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शनिवार और रविवार वाले दिन भी कई व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। शायद आपकी भी निगाह पड़ी होगी, आपने अनदेखा किया हो वो बात एक अलग है, लेकिन ऐसा है, इसके लिए निगम द्वारा, ये आप पार्षद जी हैं, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। शासन ने लॉकडाउन जारी किया, शासन ने एक संदेश दिया, संदेश देती है शासन, और हम लोग प्रशासन ने अपने बल का भी प्रयोग किया था। बल के द्वारा भी यदि लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि लोग बाग नहीं मानते हैं। तो आपको पता है कि मेरे सामने आग है, और उसके बावजूद भी यदि हम उस आग की ओर बढ़ेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। पार्षद जी, वो विषय एक अलग है, लेकिन नहीं, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि इन लोगों के ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे ये अपने घर वालों की एवं अपने नजदीकी व्यक्ति आने जाने परिचितों की जान बचा सकें? देखिए, मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं, ऐसा नहीं है। जैसे शनिवार रविवार आज बाजार बंद है, बहुत से प्रतिष्ठानों में आपने कहा कि खुले हुए हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, बहुत से प्रतिष्ठानों में एक और कारण है कि उनके यहाँ निर्माण का कार्य चालू है, ठीक है, उनके निर्माण का कार्य चल रहा है, उनके दुकान में जाने का एक ही रास्ता है। तो उस वजह से आधी शटर जो रहती है वो बंद रहती है, जिससे उनका जो भी सामग्री वगैरह आती है, सामग्री तो आ ही नहीं सकती उस दिन। तो उस दिन फिर काफ़ी बार देखने को जो मिलता है कि उनकी लेबर आई हुई है, वो अपना कार्य कर रही है। तो इस वजह से सारी समस्याएं आ जाती हैं। और बाकी जनता भी जो है, व्यापारी लोग भी हैं, पूर्ण रूप से इसका बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अनाज मंडी वृंदावन की, जहां पे आप देख सकते हैं कई दुकानें खुली हुई हैं, जिनमें कोई भी निर्माण का कार्य नहीं चल रहा है। बराबर गति से दुकानदार अपने सामान की पैकिंग कर रहा है और ग्राहक उसके पास खड़े होकर सामान ले रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में शासन का आपने देखा भी होगा, यदि पत्र पड़ा होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लॉकडाउन के बीच में छूटें भी थी। जैसे कि परचूनी की दुकान की, पिसाई की दुकान थी, मेडिकल की दुकानें थी, इत्यादि चीज़ों की मैं बात करूँ। अनाज मंडी में जो कार्य होता है वो आपको पता है कि पिसाई का कार्य है, परचूनी की दुकानें हैं।
लेकिन शनिवार और रविवार में कोई परचूने की दुकान खोलने के आदेश है ही नहीं है। तो इस समय वहाँ पे अनाज मंडी में परचूनी की दुकान कोई नहीं खुली है। इक्का दुक्का यदि बाई चांस यदि कोई पिसाई मशीन खुली होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अति आवश्यकता पड़ जाती है कि बाई चांस किसी की मान लीजिए कि घर में गेहूं रखा हुआ है, आटा पिसा हुआ नहीं है, उसको इमरजेंसी है, इसलिए शासन थोड़ा सा वहाँ पे छूट दे देती है। चलिए पार्षद जी, मैं आपसे इस बात पे ज्यादा तर्क नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे केवल यही अनुरोध करूंगा, कृपया अगर आप एक बार अनाज मंडी में जाके इस चीज का मुआयना करें। जहां तक मैंने देखा है वहां कई अन्य चीजों की दुकानें भी खुल रही हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और बेवजह दुकानें खोल के व्यापारी वहां बैठे हुए हैं। मैं केवल आपसे यही कहूंगा, एक बार आप उस जगह जाकर जरूर करें, उसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए जांच करेंगे। तो जैसा कि आज हम लोगों ने आपको हमारे वार्ड 65 के पार्षद, युवा पार्षद रसिक बल्लभ नागर जी से आज हमने आपको पता किया कि किस तरीके से 3 साल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस तरीके से क्षेत्र की जनता को प्रसन्न किया, खुश किया, किस बातों को लेकर के, किन किन बातों को लेकर के इनके क्षेत्र की जनता इनसे नाराज रही, नाखुश रही, ये सारी चीज़ों की आज हमने चर्चाएं की। लॉकडाउन में किस तरीके से नियमों का पालन हो रहा है और किस तरीके से होना चाहिए, आज हमने इन सभी चीज़ों की चर्चा की थी हमारे पार्षद रसिक बल्लभ नागर जी से। इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे अन्य विशेष स्टोरियां समाचार 24 चैनल के माध्यम से। रजत बंसल के साथ ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। खबरों